हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है हमारे लिटरेरी मूवमेंट वगैरह हैं उनके ऊपर। साथ साथ मैं एक्सप्लेन करती भी जाऊंगी। तो मेरे पास एक ये बहुत अच्छी बुक है, उसके अंदर पुराने जो पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं वो हैं, और साथ में डिटेल इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसमें आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें 20 के आसपास क्वेश्चन आज हम करेंगे, क्योंकि उसमें साथ साथ हमें समझना भी है थोड़ा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से ही बिल्कुल। द 19th सेंचुरी अमेरिकन मूवमेंट ट्रांसेंडेंटलिज्म वॉज नॉट कंसर्न विद। तो इसमें हमें थोड़ा सा पहले इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ट्रांसेंडेंटलिज्म था क्या? वॉज एन अमेरिकन लिटरेरी फिलोसफिकल मूवमेंट। क्या था ये? अमेरिकन लिटरेरी फिलोसफिकल, मतलब लिटरेचर से रिलेटेड था, फिलोसफिकल था। और उसने किस चीज़ के ऊपर जोर दिया था? इम्पोर्टेंस एंड इक्वलिटी ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के ऊपर फोकस किया था, इंपॉर्टेंस देने की काम किया था, इक्वलिटी देने की काम की थी। इट बिगेन इन द 1830s के टाइम में अराउंड स्टार्ट हुआ था ये अमेरिका के अंदर, एंड वॉच इन्फ्लुएंस्ड बाई जर्मन फिलोसफर्स सच एज जर्नल वॉल्फगैंग वॉन गोथे एंड इमैनुएल कांट अलॉन्ग विद इंग्लिश राइटर। ये आपके काम की चीज़ें नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि ट्रांसडेंटलिज्म जो मूवमेंट था वो अमेरिकन था, लिटरेरी मूवमेंट था, फिलोसफिकल मूवमेंट था, और उसमें इंपॉर्टेंस और इक्वलिटी जो इंडिविजुअल के उसके ऊपर जोर दिया गया था। और ये 1830 के आसपास स्टार्ट हुआ था। तो इसमें जैसे हमारे गोथ हैं, कांत है, अलॉन्ग विद इंग्लिश राइटर जैसे विलियम वर्डवर्थ है, सैमुअल टेलर कोलरिज है, ये लोग भी थोड़ा सा इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया इसके अंदर। ट्रांससेंडेंटलिस्ट एस्पॉज फॉर मेन फिलोसफिकल पॉइंट। इसके अंदर जो मेन फोकस किया गया था वो 4 पॉइंट थे। इसमें सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाएगी इसमें। इंडिविजुअल जहाँ भी वर्ड आ जाएगा, इंडिविजुअल कॉन्शियस, और इंट्यूशन ओवर रीजन, और यूटिलिटी ऑफ ऑल थिंग्स इन नेचर, ये सब चीज़ें इसके अंदर आएगी। तो इसके अंदर क्या है कि सेंटर इसमें क्या था कि सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर आया था। इंक्लूड ए मेंबर ऑफ प्रोमिनेंट इंडिविजुअल इंक्लूडिंग रॉल्फ वॉडो एमरसन, जॉर्ज रिप्लाई, हेनरी डेविड थोरो, ब्रॉन्स एलकोट एंड मार्गरेट फुलर। दे फाउंड ए क्लब कॉल्ड, ये क्लब इन्होंने बनाया था ट्रांसडेंटलिज्म क्लब कह सकते हैं आप, विच मैट टू डिस्कस अ नंबर ऑफ न्यू आइडियाज। उसके अंदर एक नया नया आइडिया जिसमें मतलब इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस दिया गया, इक्वलिटी दी गई। इन एडिशन दे पब्लिश अ पीरियोडिकल, और एक पीरियोडिकल उन्होंने पब्लिश करवाया था, और जिसको डायल नाम दिया था उन्होंने, द डायल के नाम से। तो अब इसके अंदर अब क्वेश्चन का आंसर अब हमें मिल जाएगा। तो इसमें 4 चीज़ें दी गई थी, 4 चीज़ों में क्या नहीं था वो सब चीज़ें हमें देखनी है। तो 19th सेंचुरी, क्योंकि 1830 के आसपास आए तो ऑब्वियसली ये 19th सेंचुरी होगी। अमेरिका के अंदर आया था ये मूवमेंट 1830 के दशक में आप कह सकते हैं। तो उस टाइम में ये आया था। तो और इसके अंदर क्या है, इंडिविजुअल और इक्वालिटी को इंपॉर्टेंस दिया गया था। तो इसमें सेल्फ रिलायंस था, आपने ये देख लिया। सुपरमेसी ऑफ इनसाइट, इनसाइट का मतलब हमारे अंदर की सुपरमेसी। इक्वालिटी तभी आएगी ना, गोइंग बैक टू नेचर, और नेचर का भी इसमें नाम आया है क्योंकि नेचर को भी इसमें इंक्लूड किया गया। अब बात आती है क्रूड मटेरियलिज्म, ये नहीं था इसके अंदर। क्रूड मटेरियलिज्म की तो कहीं बात ही नहीं की गई है। तो इसलिए हम बात करेंगे अमेरिकन जो मूवमेंट आया था ट्रांससेंडेंटलिज्म, तो वो किससे रिलेटेड था? सेल्फ रिलायंस, इंडिविजुअल, और इम्पोर्टेंस, इक्वलिटी, और नेचर, इनसाइड, सुपरमेसी, ये सब चीज़ें उसके अंदर थी। लेकिन क्रूड मटेरियलिज्म का कहीं भी इसमें जिक्र नहीं था। तो इसलिए इसका फर्स्ट आंसर होगा, सॉरी, इसका आंसर होगा 4th। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं, तो 2 नंबर क्वेश्चन में आपको एक अलग ही टर्म देखने को मिलेगा। और अलग टर्म में क्या मिलेगा आपको, ये देखो क्वेश्चन, नेचुरलिज्म इज़ द आइडिया, कि नेचुरलिज्म है वो आइडिया है या बिलीफ है दैट, और वो क्या कहता है? वो कहता है ओनली नेचुरल लॉ एंड फोर्स ऑपरेट इन द वर्ल्ड। उसके बाद में ओनली स्पिरिचुअल लॉ एंड फोर्सेज ऑपरेट इन द वर्ल्ड, ओनली सुपर नेचुरल फोर्सेज की ये बात करता है। नेचुरलिज्म की यहाँ पे बात हो रही है। नेचुरलिज्म क्या करता है? सुपर नेचुरल की बात करता है, स्पिरिचुअल की बात करता है, नेचुरल की बात करता है, या नाइदर नेचुरल नॉर स्पिरिचुअल ऑपरेट इन द वर्ल्ड। तो अब नेचुरल की बात आती है तो हर चीज़ नेचुरल होगी, नेचर से रिलेटेड होगी। तो उसमें हमारा बिहेवियर भी आ जाता है, हमारा इन्वायरमेंट भी आ जाता है, और नेचर भी आ जाती है। अब बात करते हैं नेचुरलिज्म के बारे में। नेचुरलिज्म क्या थी? नेचुरलिज्म वॉज फर्स्ट प्रपोज एंड फॉर्मुलेटेड बाई फ्रेंच नॉवलिस्ट एमिली जोला।
एक तो आप ये याद रखना, नेचुरलिज्म से रिलेटेड अगर किसी बंदे का नाम आता है तो एमिली जोला का नाम आएगा। एंड इट वाज इंट्रोड्यूस टू अमेरिका बाय अमेरिकन नॉवलिस्ट फ्रैंक नॉरिस। और ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था अमेरिका को? अमेरिकन एक नॉवलिस्ट थे फ्रैंक नॉरिस, उन्होंने इससे इंट्रोड्यूस करवाया था। और एमिली जोला की अगर बात की जाए तो उन्होंने इसको फॉर्मुलेट और प्रपोज करने का काम किया था। नेचुरलिज्म इन एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लिटरेरी रियलिज्म। अगर नेचुरल की बात की जाए तो एक ऐसा फॉर्म है ये लिटरेचर का जिसमें रियलिज्म के ऊपर आधारित है। ये रियलिज्म का मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल, ऑन द बिलीफ दैट साइंस कुड एक्सप्लेन ऑल सोशल फिनोमिना, जिसमें हम क्या करेंगे, नेचुरल चीज़ों के ऊपर जाकर के, साइंस के ऊपर जाकर के सारी सोशल जो फिनोमिना है हमारी उसके ऊपर आधारित होएगी। मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर बात की जाए तो नेचुरल चीज़ों की ही बात होगी। बिहेवियर जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, वॉज टू प्रोवाइड ऑल मेथड फॉर द क्रिएशन ऑफ लिटरेचर। नेचुरलिज्म शो हाउ ह्यूमन आर डिक्टेटेड बाय देयर बिहेवियर एंड इन्वायरमेंट। अब ये सब चीज़ें नेचुरल में आती हैं। नेचुरल फोर्सेज ऑफ बहुत, अब नेचुरल किस चीज़ के ऊपर फोर्स करता है? सोसाइटी और हेरिडिटी। सोसाइटी और हेरिडिटी, तो इसमें नेचर से रिलेटेड सारी चीज़ें आएंगी। एंड ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट विल सर्वाइव। और इसमें तो आंसर क्या आएगा हमारा? अब नेचुरल की बात आती है तो नेचुरल लॉ और फोर्सेज होंगे। तो स्पिरिचुअल का अकेले का कहीं जिक्र नहीं है, ना सुपर नेचुरल का, ना नेचुरल लॉ और स्पिरिचुअल का अकेले का जिक्र है। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली नेचुरल लॉ एंड फोर्सेज ऑपरेट इन द वर्ल्ड। क्योंकि नेचुरल बात होगी तो नेचुरल ही ओनली इसके अंदर आंसर होगा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट डज नॉट बिलोंग टू रोमांटिक स्कूल ऑफ पोइट्री। अब रोमांटिक में जाना पड़ेगा। नेचुरल को आपने देख लिया, ट्रांसेंडेंटलिज्म को आपने देख लिया, तो उसके अंदर तो वही सेल्फ रिलायंस, सेल्फ इंपॉर्टेंस और इंडिविजुअल, वो सब चीज़ें देखी आपने। नेचुरल में नेचुरल चीज़ों को देखा, नेचुरल फोर्सेस को देखा, बिहेवियर और इन्वायरमेंट को देखा, मतलब हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों को। अब बात आती है रोमांटिक की। रोमांटिक किसको नहीं पता होगा? जो लिटरेचर का स्टूडेंट है तो रोमांटिक सबको पता होगा। विलियम वर्डवर्थ, ये रोमांटिक एज से रिलेटेड है। अलेक्जेंडर पोप, सैमुअल टेलर कोलरिज और लॉर्ड बायरन। अब इसमें दो हमारी जनरेशन है रोमांटिक की। अब दो जनरेशन कौन कौन सी है? पहली में आते हैं विलियम ब्लैक, वर्डवर्थ और एस.टी. कोलरिज। हमारे ये बड़ी एज के राइटर हैं, ये पहले आते हैं। उसके बाद में हमारे आते हैं लॉर्ड बायरन, कीट्स और शेली आते हैं। और एक दो और भी आ जाते हैं, हैजलिट हो गया, वाल्टर स्कॉट हो गया, ये आ जाते हैं। अब इसमें नाम आया है वर्डवर्थ का, तो वर्डवर्थ तो हमारे रोमांटिक स्कूल से रिलेटेड है। सैमुअल टेलर कोलरिज भी है क्योंकि इन दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेड्स लिखा था। लॉर्ड बायरन भी है। अब अलेक्जेंडर पोप नहीं है क्योंकि ये नियो क्लासिकल है। ड्राइडन हो गए, पोप हो गए, जोनाथन स्विफ्ट हो गए, ये नियो क्लासिकल में आते हैं। तो अलेक्जेंडर पोप इसमें आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली। ये हमारे जिस एग्जाम में आए हुए हैं, वो मेरे पास एक बहुत अच्छी बुक मेरे पास आई है अभी, तो उसमें से मैंने ये लिया है। तो विलियम वर्डवर्थ ओड टू द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी, तो विलियम वर्डवर्थ का है ये वर्क। तो पी.बी. शैली ओड टू द वेस्टविंड, ये भी पी.बी. शैली का है। अब एस.टी. कोलरिज का कौन सा वर्क है? ओड टू ऑटम, नहीं, ओड टू ऑटम एस.टी. कोलरिज का नहीं है। जॉन कीट्स ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, तो ये एस.टी. कोलरिज का वर्क नहीं है। ओड टू ऑटम है, ये भी कीट्स का वर्क है, जॉन कीट्स का वर्क है। टू ऑटम है, ये आपने पढ़ा भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, तो ये इसमें होगा। उसके बाद में द फेमिनिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर हैज़ नॉट कंसंट्रेटेड ऑन। फेमिनिस्ट मूवमेंट की बात आ गई। नेचुरलिज्म देख लिया हमने, रोमांटिक देख लिया, ट्रांसेंडेंटलिज्म देख लिया। अब फेमिनिस्ट मूवमेंट की बात आती है तो फेमिन से रिलेटेड क्या है? फेमिनिस्ट मूवमेंट में ऑब्वियसली बात ये होगी, महिलाओं को ज़्यादा फोकस किया जाएगा इसके अंदर, उनको समान अधिकार दिए जाएंगे, समान रिस्पेक्ट मिलेगा उनको, ये सब चीज़ों के ऊपर जोर दिया गया है इस मूवमेंट में। द रोल प्लेड बाय लिटरेचर टू सपोर्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, the difference in the way in which work of male writer and female writer have represented gender discrimination, accepting patriarchal norms and adhering to them in their writings, reason for lesser significance of the contribution of women writer in the literary tradition। अब बात करते हैं फेमिनिज्म की, तो पहले फिर आंसर अपने आप मिल जाएगा आपको। फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म एक ऐसा मूवमेंट है which advocate granting to the same political, social, economic rights to women as those enjoyed by men। कि फेमिनिज्म एक ऐसा मूवमेंट था जिन्होंने ग्रांटिंग मतलब देने की कोशिश की, सेम क्या क्या, पॉलिटिकल, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और आर्थिक अधिकार वीमेंस को, सभी वीमेंस को जो एक आदमी के पास होते हैं। अब इसमें दो वर्क हमारे इंपॉर्टेंट है, इन वर्क का नाम पूछा जा सकता है। जैसे एक वर्क आया है, ये फेमिनिस्ट वर्क माना जाता है क्योंकि महिलाओं की सशक्तिकरण से रिलेटेड था। ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन 1792, और ये किसने लिया था, किसने लिखा था? मैरी
वुllस्टनक्रॉफ्ट ये कौन थी? ये मैरी शेली की मदर थी। जो पीबी शेली की वाइफ थी मैरी शेली, उनकी मदर या पीबी शेली की आप सास कह लीजिए, मैरी वुllस्टनक्रॉफ्ट। उन्होंने ये वर्क लिखा था 1792 के अंदर। इज वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क ऑफ फेमिनिस्ट फिलोसफी, और फेमिनिस्ट फिलोसफी की बात इसमें की गई है। उसके बाद वर्जीनिया वुल्फ का नाम कौन नहीं जानता। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्स्ट ऑफ द फेमिनिज्म इज वर्जीनिया वुल्फ अ रूम ऑफ वंस ओन। ये आपने पढ़ा भी होगा 1929, विच असर्टेड द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन इन इंडिपेंडेंस। तो इसमें बात किसकी आई है? हमारी वीमेन की आई है। तो अब बात आती है इसमें फेमिनिस्ट जो है, इसके अंदर फेमिनिस्ट मूवमेंट के अंदर लिटरेचर को में क्या कंसंट्रेट नहीं किया गया था। तो रोल प्ले बाय लिटरेचर टू सपोर्ट जेंडर, तो ऐसा तो लिटरेचर हमें उसको तो हम सपोर्ट करेंगे ना, जिसका प्ले हुआ है, मतलब वो वुमेन डिस्क्रिमिनेशन है या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की बात जिसमें की गई और ऐसा लिटरेचर लिखा गया है, तो वो लिटरेचर तो ठीक था। तो इसमें ये तो ठीक है, लेकिन द डिफरेंस इन द वे इन विच वर्क ऑफ मेल राइटर एंड फीमेल राइटर, ये भी ठीक है, क्योंकि इसमें भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। अब बात होती है एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट थोड़ी करेंगे हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को। पैट्रियार्कल नॉर्म में एडेरिंग टू दैम इन देयर राइटिंग, कि जो आप लिखते जा रहे हो ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब अपनाते जाओ, ये सब करते जाओ, और मतलब वीमेन को कोई पावर नहीं देनी, ऐसी बात हमने नहीं की है। इस चीज़ को हमने एक्सेप्ट नहीं किया है। रीजन फॉर लेसर सिग्निफिकेंस टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन, और रीजन देने की भी बात की है हमने इन द लिटरेरी ट्रेडिशन, उसके माध्यम से हमें वुमेन सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। तो फेमिनिज्म के अंदर ये आएगा। इसमें ये दो वर्क आपको याद रखने, विंडिकेशन ऑफ राइट वुमेन वाला 1792 मैरी वुllस्टनक्रॉफ्ट का वर्क है ये, और एक रूम ऑफ वंस ओन वर्जीनिया वुल्फ का, दो इंपॉर्टेंट हैं ये। द 17th सेंचुरी इंग्लिश पोइट, 17th सेंचुरी का मतलब 1600 के बाद वाला इंग्लिश पोइट हुज वर्क वर करेक्टराइज बाय द यूज ऑफ कंसीट। अब यूज ऑफ कंसीट की जहाँ भी बात आई, कंसीट की बात आ जाए, फार फेस्ट की बात आ जाए, या एलिग्री की बात आए, इन सब चीज़ों की बात आती है तो वो मेटाफिजिकल पोइट्री होगी। मेटाफिजिकल के अंदर कंसीट का यूज बहुत भरमार किया गया है। तो इसमें रेनेसा वाले पोइट इन्होंने तो नहीं किया है कंसीट का, विक्टोरियन ने भी नहीं किया है और मॉडर्न ने भी नहीं किया है। तो इसका आंसर आएगा मेटाफिजिकल। जब भी कंसीट की बात आती है जॉन डन के साथ आप चले जाना। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली। अब ये क्वेश्चन कौन सा है? ये देखो, रोमियो एंड जूलियट है, ये विलियम शेक्सपियर का है, ठीक है। ये तो क्रिस्टोफर मार्लो, डॉक्टर फॉस्टस, और उसके बाद में बेन जॉनसन द ऑलकेमिस्ट, ये भी बेन जॉनसन का है, ऑलकेमिस्ट वाला। क्रिस्टोफर मार्लो, डॉक्टर फॉस्टस, इन्होंने ओनली ट्रेजेडी लिखी है। विलियम शेक्सपियर का रोमियो एंड जूलियट, ये भी एक ट्रेजेडी है। ओलिवर गोल्डस्मिथ द राइवल, इनका नहीं है, ये रिचर्ड शेरिडान का है, जो एक प्रोज राइटर थे, उनका है ये। ओलिवर गोल्डस्मिथ तो एक पोइट थे, और इन्होंने ये द राइवल वर्क नहीं लिखा है। तो ये किसका है? द राइवल इज अ कॉमेडी ऑफ मैनर बाय रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडान इन 5 एक्ट विच वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड एट कॉन्वेंट गार्डन थिएटर ऑन 17 जनवरी 1775। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी पीरियड इज टर्म्ड एज द ऑगस्टन एज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ऑगस्टन एज की जब भी बात आती है तो ऑगस्टन एज है वो 3 पार्ट में डिवाइड था हमारा। 1600 से लेकर के 1745 के आसपास तक ये चला, 1798 तक के आसपास ये चला है। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहले ऑगस्टन मान लिया था, उसके बाद में बीच में जैसे एज ऑफ पोप या एज ऑफ ड्राइडन आ गई थी, उसके बाद एज ऑफ जॉनसन माना जाता है, या न्यू क्लासिकल स्टार्टिंग वाले पार्ट को माना जाता है। अब ऑगस्टन लिटरेचर इज अ स्टाइल ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन एन। और ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि जब ऑगस्टन एज थी तो उस टाइम महारानी कौन थी? क्वीन एन थी, और किंग जॉर्ज 1 एंड किंग जॉर्ज 2 इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, एंड एंडिंग इन द 714 में कौन था? डेथ ऑफ अलेक्जेंडर पोप एंड जोनाथन स्विफ्ट, इनकी डेथ हो गई थी 1745-44 के आसपास। इट वाज पोइट ओलिवर गोल्डस्मिथ हु फर्स्ट डिजाइंड द अर्ली 18th सेंचुरी एज द ऑगस्टन एज। The age has been called the age of Pope. The Augustan age include the age of Dryden and Pope. तो इसमें सारी की सारी एज आ जाती है। तो 1700 से लेकर के 1745 तक, जो लास्ट में जब इनकी डेथ हो गई थी, तब इसको किसने चलाया था? तो स्टार्टिंग वाला पार्ट तो उसी का ही हो गया, न्यू क्लासिकल में आ जाता है। उसके बाद फिर 1700 से लेकर 1745 तक का जो टाइम पीरियड है, वो हमारे पोप की जब डेथ हो जाती है तो उन्होंने थोड़ा काम करना बंद कर दिया था। तो उसके बाद में ये जो जोनाथन स्विफ्ट वगैरह हैं, ये लोग आए थे, ओलिवर गोल्डस्मिथ आए थे, तो इन्होंने आगे उसको बढ़ाने का काम किया। तो ये आएगा इसमें।
उसके बाद में आता है द क्लोजेट पीरियड ऑफ न्यू क्लासिकल एज। स्टार्टिंग कब हुई थी न्यू क्लासिकल? 1600 से लेकर के स्टार्ट है ये, और 1745 तक के आसपास ये चली है। 3 पार्ट तक आप कह सकते हैं इसको। और 1745 तक तो पोप का आप कह सकते हो। उसके बाद में जॉनसन आ गए थे, तो 1750 के आसपास से लेकर के 1798 आप कह सकते हो, तब तक ये जॉनसन की एज रही है। तो अब क्लोजेट की बात कर रहे हैं, तो क्लोजेट का मतलब स्टार्टिंग पीरियड इसका कब था? तो स्टार्टिंग पीरियड की अगर बात की जाए तो 1660 से लेकर के ये 1645 तक रहेगा, क्लोजेट पीरियड की बात की जाती है तो। उसके बाद में है जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मॉर्वेल बिलोंग टू विच मोमेंट इन 17th सेंचुरी पोइट? जॉन डन की बात आ जाए, जॉर्ज हर्बर्ट की बात आ जाए, एंड्रयू मॉर्वेल, रिचर्ड क्रेशू, हेनरी वॉन, और जॉन डन के साथ में कोई एक दो और भी थे, तो उनका अगर नाम आ जाता है तो ये मेटाफिजिकल थे। ये सारे के सारे मेटाफिजिकल थे। द टर्म मेटाफिजिकल पोइट वॉज कॉइन्ड बाय द सेलेटिकल सैमुअल जॉनसन। अगर टर्म की बात की जाए मेटाफिजिकल, जब टर्म की बात की जाए कि किसने इसको कॉइन किया था, तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, उन्होंने कॉइन किया था इसको। उन्होंने अपने एक वर्क था उनका, तो उसके अंदर कॉइन करने का काम किया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाफिजिकल पोइट्स की अगर बात की जाए तो इसमें जॉन डन आते हैं हमारे, जॉर्ज हर्बर्ट आते हैं, हेनरी वॉन आते हैं, थॉमस ये ट्रेनहर्न आते हैं, अब्राहम कोली, रिचर्ड क्रेशू, एंड्रयू मॉर्वेल। ये सब कौन है? मेटाफिजिकल पोइट है। इन्होंने बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों का यूज किया अपनी पोइट्री के अंदर जो हम सोच भी नहीं सकते। द मोमेंट विच वॉज originated in the late 18th century, emphasizing subjectivity, inspiration and the primacy of individual is known as। ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसमें इमेजिनेशन को बढ़ावा दिया गया, इंस्पायरेशन जिससे हमें मिली, सब्जेक्टिविटी को देखने को मिला, प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल, और प्राइमेसी थी इंडिविजुअल की, ऐसी कौन सी एज थी? तो ये रोमांटिसिज्म था। इसमें इमेजिनेशन भी बहुत थी, नेचर का रोल बहुत बड़ा था, सब्जेक्टिविटी, इंस्पायरेशन, सीखने को हमें बहुत कुछ मिला है, तो ऐसी एज मानी जाती है रोमांटिसिज्म। अब जान लो रोमांटिसिज्म होता क्या है। रोमांटिसिज्म इज अ लिटरेरी मोमेंट स्पैनिंग रफली, इसको हम मान सकते हैं, इसका टाइम पीरियड स्पैनिंग रफली मतलब इसका टाइम स्पेन हम मान सकते हैं 1798 से लेकर के 1850, जब वर्डवर्थ का लिरिकल बैलेड आया था वहाँ से शुरुआत मानी जाती है, और 1850 में जब उनकी डेथ हो जाती है तब तक है ये। द मूवमेंट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेलिब्रेशन ऑफ नेचर एंड द कॉमन मैन। इसके अंदर क्या है? सेलिब्रेशन ऑफ नेचर का रोल है, एंड द कॉमन मैन, और एक आम आदमी के ऊपर सब्जेक्टिविटी की बात आई थी ना, तो द कॉमन मैन, आम आदमी की बात हो रही है। अब फोकस ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस की बात हो रही है। आइडियलाइजेशन ऑफ वीमेन, वीमेन के आइडियलाइजेशन की बात हो रही है, और एम्बेरेस ऑफ आइसोलेशन एंड मेलंकली, ये सब चीज़ें हैं वो रोमांटिसिज्म का पार्ट है। तो इसमें विलियम वर्डवर्थ आते हैं हमारे, एस.टी. कोलरिज, ये दोनों तो इकट्ठे आए हैं। उसके बाद लॉर्ड बायरन आते हैं हमारी, पी.बी. शैली आते हैं, जॉन कीट्स आते हैं, ये सब रोमांटिक पोइट्स में आते हैं। विलियम ब्लैक भी है, हैजलिट भी है, वॉल्टर स्कॉट भी है, ये सब इसमें आते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मूवमेंट टू विच जॉन कैबल, कार्डिनल न्यूमैन, पर्सी एंड R.H. फ्रोंडे। ये 4 नाम आपको स्पेशली याद रखने हैं, जॉन कैबले, कार्डिनल न्यूमैन, पर्सी एंड R.H. फ्रोंडे। ये सारे के सारे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से रिलेटेड है। ये 4 ही नाम आपको याद रखें, इस 4 के अलावा कोई मिल जाए तो वो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का नहीं है। तो ये आता है इसमें, देखो ये किससे रिलेटेड थे? द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से। अब ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के बारे में भी आप जान लो। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट लेड बाय 4 यंग ऑक्सफोर्ड डॉन, कि ऑक्सफोर्ड डॉन्स थे 4 ये लोग, और ये 4 यंग लोग थे ऑक्सफोर्ड से जो पढ़े हुए थे, और उन्होंने ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो ही मतलब अपने लिटरेचर में दिखाई। जॉन हेनरी न्यूमैन एक ये हैं, जॉन कैबले 2, रिचर्ड हरल फ्रोंडे एंड एडवर्ड पर्सी, ये 4 लोग हैं। दिस रिन्यूअल मूवमेंट विद इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड वॉज ए सेंट्रल इवेंट इन द पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल लाइफ ऑफ द अर्ली विक्टोरियन इरा। तो ये मूवमेंट कब आया था? सेंट्रल इवेंट था ये, पॉलिटिकल को लेकर के, रिलीजियस को लेकर के, सोशल लाइफ को लेकर के, अर्ली विक्टोरियन इरा, मतलब विक्टोरियन जो इरा, रोमांटिक के तुरंत बाद आप कह सकते हैं, रोमांटिक का एंड और विक्टोरियन का स्टार्टिंग, तब की बात है ये, तब आया था ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ये 4 लोगों का नाम आपको ध्यान रखना है, कैबले, न्यूमैन, पर्सी एंड फ्रोंडे। द ऑथर हु इज नॉट आइडेंटिफाइड विद द फिलोसफी ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। अब न्यू क्रिटिसिज्म में 4-5 लोग आएंगे, इसमें रैनसम भी है, एलन टेटे भी है, T.S. इलियट भी है, और एक क्लीन ब्रूक भी हैं, 1-2 नाम और भी हैं इसमें, वो मैं बता दूंगी आपको। तो इसमें जो सैमुअल जॉनसन है ये हमारे इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि मेटाफिजिकल को कॉइन किया था इन्होंने,
तो ये इसमें न्यू क्रिटिसिज्म एक न्यू क्लासिसिज्म है। न्यू क्लासिज्म में आएंगे अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट और डॉक्टर जॉनसन आ जाएंगे बाद में। उसमें एक ओलिवर गोल्डस्मिथ आ गए, अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन, वो सब आएंगे न्यू क्लासिकल में। अगर बात आती है न्यू क्रिटिसिज्म की तो इसमें टी.एस. इलियट आएंगे, एलन टेटे आएंगे, जॉन क्रोन, रैनसम आएंगे। शमल जॉनसन इसमें नहीं आएंगे, ये मेटाफिजिकल है। न्यू क्रिटिसिज्म वाज अ फॉर्मलिस्ट मूवमेंट, एक फॉर्मल सा मूवमेंट था ये लिटरेरी थ्योरी के अंदर, दैट डोमिनेटेड अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन द मिडल डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के आसपास आया था बीच में। इट एम्फेसाइज क्लोज रीडिंग particularly of poetry to discuss how to work of literature function as a self-contained self-referential aesthetic object. The movement derived its name from John Crow Ransom। और मूवमेंट की अगर बात आती है तो ये किसने इसको स्टार्ट किया था? जॉन क्रो रैनसम। इन्होंने कब स्टार्ट किया? 1941 में इनकी एक बुक आई थी द न्यू क्रिटिसिज्म के नाम से, तो उसके साथ ही शुरुआत हो गई थी। इंपॉर्टेंट न्यू क्रिटिक्स कौन कौन से हैं? और एलन टेटे, रॉबर्ट पेन वॉरेन, जॉन क्रो रैनसम, क्लिंट ब्रूक्स, विलियम एम्पसन, टी.एस. इलियट, एफ.आर. लेविस। इसके अलावा कोई भी नाम मिल जाए आपको तो वो न्यू क्रिटिसिज्म का नहीं होगा। न्यू क्रिटिसिज्म में एलन टेटे आपको याद रखना है, एफ.आर. लेविस, टी.एस. इलियट, मेनली तो टी.एस. इलियट को उठाते हैं ये लोग, क्लिंट ब्रूक, विलियम एम्पसन और जॉन क्रो रैनसम, ये सब हैं वो न्यू क्रिटिसिज्म के हैं। अब बात आती है ड्राइडन और पोप। मैंने बहुत बार बता दिया आपको, न्यू क्लासिकल मूवमेंट से रिलेटेड है ये। सटायर लिखने का काम उसी एज में हुआ था। तो ड्राइडन और पोप बिलोंग टू न्यू क्लासिकल, इसको समझाने वाली ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर फिर भी चलो, न्यू क्लासिकल एज टिपिकली डिवाइडेड इनटू पीरियड। द रेस्टोरेशन, इसका पहला पार्ट रेस्टोरेशन कहलाएगा। दूसरा पार्ट बीच में ऑगस्टन एज, जिसमें ओलिवर गोल्डस्मिथ आए थे। और उसके बाद में जब इनकी डेथ हो गई थी पोप और ड्राइडन वगैरह की, तो एज ऑफ जॉनसन कहलाती है, तो जॉनसन आए थे। फिर आता है एलिजाबेथन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लास्टेड। एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ है, वो 1558 में आई थी, 1603 में उनकी डेथ हो गई थी। तो जब तक उनका टाइम पीरियड है वो एलिजाबेथन माना जाता है। तो इसका आंसर तो होगा ए। एलिजाबेथन लिटरेचर रेफर टू बॉडीज ऑफ वर्क प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथन 1558 से 1603 एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्प्लेंडेड एज ऑफ इंग्लिश, गोल्डन इरा कह सकते हैं आप इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। इन एडिशन टू ड्रामा एंड द थिएटर, इट शो अ फ्लोरिंग ऑफ पोइट्री विद न्यू फॉर्म लाइक द सोनेट, द Spenserian stanza and dramatic blank verse, as well as prose including historical chronicle pamphlets and the first English novel major work include, जिसमें विलियम शेक्सपियर आते हैं, एडमंड स्पेंसर आते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो आते हैं, रिचर्ड हुकर आते हैं, बेन जॉनसन आते हैं, फिलिप सिडनी और थॉमस किड, ये सब लोग आते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स वगैरह सब आ जाते हैं इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर डज नॉट बिलोंग टू एलिजाबेथन एज? अब इसमें कौन नहीं होगा? मार्लो तो आए थे अभी, बेन जॉनसन भी आए थे, शेक्सपियर। अब जॉन मिल्टन नहीं होगा क्योंकि मिल्टन है वो जैकोबियन में आते हैं, तो ये इसमें नहीं होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली? विलियम वर्डवर्थ सबसे पहला ही गलत है। कुबला खान, कुबला खान इनका नहीं है। कुबला खान एस टी कोलरिज का है। कोलरिज द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, ठीक है ये। कीट्स का ओड टू ऑटम और टेनिसन का यूलिसिस। कुबला खान है वो किसका है? सैमुअल टेलर कोलरिज का। फ्रेगमेंट आप कह सकते हो, ये एक जो मतलब एक जोड़ा हुआ पार्ट आप कह सकते हैं। विच इज़ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच? मार्लो का डॉक्टर फोस्टस पहला ही गलत है। मार्लो का डॉक्टर फोस्टस नहीं, सॉरी, द विंटर्स टेल। और उसके बाद में आता है रिचर्ड शेरिडन, ओलिवर गोल्डस्मिथ। तो ओलिवर गोल्डस्मिथ का स्कूल फॉर स्कैंडल नहीं है, ये रिचर्ड शेरिडन का ही वर्क है, क्योंकि ओलिवर गोल्डस्मिथ है ये पोइट थे, इन्होंने प्रोज वर्क नहीं लिखे हैं। तो प्रोज वर्क है ये द स्कूल फॉर स्कैंडल, ये है रेस्टोरेशन कॉमेडी, आप मान सकते हैं इसको। 1660 से 1770 के बीच में जो रेस्टोरेशन पीरियड आया था, तो उस टाइम में विलियम कोंगरी और जो रिचर्ड शेरिडन है, और एक ऐसे नाम है एक उनका, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, उन्होंने भी काफ़ी कुछ वर्क लिखे। स्कूल फॉर स्कैंडल और द राइवल, विलियम कोंगरी ने वो लिखा था वे ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सब चीज़ें उस टाइम में आई थी। ओलिवर गोल्डस्मिथ है, इनका नहीं है द स्कूल फॉर स्कैंडल, ये स्कूल फॉर स्कैंडल है कॉमेडी ऑफ मैनर, और ये रिचर्ड शेरिडन ने ही ये लिखी थी। उसके बाद में आता है हु आर एसोसिएट विद रोमांटिक रिवाइवल। रोमांटिक रिवाइवल से रिलेटेड कौन है? सबसे पहला है वर्ड्सवर्थ, पोप, कोलरिज, ड्राइडन। देखो वर्ड्सवर्थ तो है और कोलरिज भी है, पोप और ड्राइडन नियो क्लासिकल के हैं, तो इसलिए ये तो गलत होगा। दूसरा है वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, कीट्स एंड शैली। अब ये मेरे को लग रहे हैं कि चारों के चारों मुझे रोमांटिक से लग रहे हैं। उसके बाद में है वर्ड्सवर्थ, साउदी, पोप एंड, फिर इसमें पोप आ गया तो पोप नहीं है, नियो क्लासिकल का है। वर्ड्सवर्थ, कीट, बायरन एंड पोप, फिर इसमें पोप आ गया, इसका मतलब ये ठीक है।
अब देखते हैं क्या ठीक है इसमें। रोमांटिसिज्म जो लिटरेरी मोमेंट, बी ठीक है इसमें। स्पेनिंग रफली, ये मैंने आपको बता दिया, 1798 से 1850 का टाइम पीरियड। अब इसमें कौन कौन से, विलियम वर्ड्सवर्थ है, सैमुअल टेलर कोलरिज है, लॉर्ड बायरन है, पीबी शैली है, जॉन कीट्स है और मेजर रोमांटिक पोइट है। तो इसमें शदे भी आते हैं क्योंकि लेक पोइट में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन प्री रैपलाइट ब्रदरहुड, प्री रैपलाइट में कौन नहीं है? तो ये तो सारे ही हैं प्री रैपलाइट में। तो विलियम मॉरिस भी है, स्विस बर्न भी है, डीजी रोसेटी की इनकी सिस्टर भी है क्रिस्टीना रोसेटी, ये चारों लोग हैं। लेकिन इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज है कि ये तो सभी हैं, इसलिए नन ऑफ दीज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाउंडर ऑफ प्री रिप्लाइट मूवमेंट, प्री रिप्लाइट मूवमेंट का फाउंडर कौन नहीं है? नहीं है की बात आ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाउंडर ऑफ प्री रेपलाइट मूवमेंट, इसका फाउंडर अगर आप मानो तो बी और सी है। ए इसका फाउंडर नहीं है, इन्होंने लिखा है उस टाइम में, क्योंकि उस टाइम आर्टिकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क ज़्यादा चलते थे, डिजाइन का काम बहुत ज़्यादा होता था। प्री रेपलाइट की बात अगर आती है, डीजी रोसेटी है, क्रिस्टीना रोसेटी है, ह्यूम है, मेलायर है, ये सब लोग हैं। स्विस बर्न भी आते हैं इसमें, और इन्होंने ही इनको कॉइन करने का काम किया था, ह्यूम और मेलायर ने, लेकिन डीजी रोसेटी ने नहीं किया, इसलिए ये फाउंडर नहीं माने जाते हैं। तो आज इतने ही करेंगे, इसको एक बार और देख लेना आप वीडियो को, एक बार में ये समझ आएगी नहीं क्योंकि थोड़े से टफ वर्ड हैं इसमें और आपको थोड़ा सा मोमेंट ध्यान रखने में दिक्कत आएगी। सबसे पहला हमने ट्रांसेंडेंटलिज्म वाला पढ़ा है, उसमें इंडिविजुअल के ऊपर फोकस किया गया, इक्वेलिटी के ऊपर फोकस किया, इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो वो सब चीज़ें पढ़ी। उसके बाद में नेचुरलिज्म की बात आई, न्योक्रिटिसिज्म, नियो क्लासिकल, रोमांटिसिज्म, और अभी हमने पढ़ा है ये कौन सा, ये वाला लास्ट जो हमने पढ़ा है प्री रेपलाइट वाला। तो 6-7 मोमेंट हमने पढ़ लिए, बाकी कल की वीडियो में करवाऊंगी मैं, जितने भी बच गए हैं सारे कंप्लीट करवा दूंगी। वीडियो को एक बार और देखना पड़ेगा, तब जाके आपका क्लियर होगा। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड में अगर क्वेश्चन आता है तो बाहर नहीं जाएगा। एसएससी चंडीगढ़ और जितने भी एग्जाम है लिटरेचर के, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, इसको आप मिस मत करें और इसको जितना हो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही।